हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं, जिसका मतलब है आप फॉर्म के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी उसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने कुछ इनपुट्स वगैरह क्रिएट किए थे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हम एक फॉर्म के अंदर क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में वो ये था कि हम इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं और इनपुट पे हम टाइप बता सकते हैं कि वो क्या होगी। लेट्स सपोज़ कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस फॉर्म के अंदर अगर हम कहें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ हमें पासवर्ड भी चाहिए हो, तो उसके लिए हम एक नया लेबल और एक नया इनपुट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस लेबल और इस इनपुट को कॉपी करूँ ब्रेक्स के साथ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे मैं इस इनपुट की टाइप जो है वो चेंज करके पासवर्ड कर सकते हैं और इसकी आईडी भी पासवर्ड कर दूंगा और यहाँ पर इसका नेम भी मैं पासवर्ड ही सेव करूंगा। अब इसमें खास बात ये है कि क्योंकि हमने एक नया आइटम ऐड कर दिया, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लेबल भी आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड भी आ रहा है। अब इन दोनों के जो है वो काम क्या है। पहली चीज़ तो ये कि इस इनपुट के अंदर यूज़र कुछ टाइप कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो ये सिक्योरली इसको इस तरीके से दिखाएगा ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे पीछे खड़ा हुआ है तो वो ये देख ना सके कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लेबल है। अगर मैं इस पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड के इनपुट को फोकस कर लेता है और ये इस तरीके से करता है कि हम जो इनपुट की आईडी है उसी को एज अ फॉर एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं लेबल में, जो कि एचटीएमएल को ये बता रहा है कि ये लेबल किसके लिए है। तो दिस लेबल इज फॉर द इनपुट जिसमें आईडी है पासवर्ड की। तो इस तरीके से ये पहुंच जाता है। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस की, एक इनपुट और दूसरा लेबल। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है सिलेक्ट। तो अक्सर फॉर्म इनपुट्स के अंदर सिलेक्ट का एलिमेंट इस्तेमाल होता है। तो लेट्स से कि मुझे ये पासवर्ड नहीं चाहिए होता फॉर एग्जांपल और इसके बजाय मैं सिलेक्ट यूज़ करता। तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चूज़ करना है कि मैं किस टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख सकता हूँ। मैं इसको रीनेम कर दूंगा टेक्नोलॉजी पे और यहाँ पे इस इनपुट के बजाय मैं इस्तेमाल करूँगा सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ सिलेक्ट और हर सिलेक्ट बॉक्स जब नज़र आता है तो वो इस तरीके से नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ हल्का सा खुल रहा है लेकिन वो एक्चुअली दिख नहीं रहा, क्योंकि हर सिलेक्ट को चाहिए होते हैं कुछ ऑप्शंस कि किन ऑप्शंस में से मैं वैल्यू सिलेक्ट करूँ। तो इसके अंदर आप प्रोवाइड करेंगे ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन कहता हूँ, पहला जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ उसका टेक्स्ट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट और अब आपको नज़र आ रहा है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली नज़र आ गया। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एज अ ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली मैं और ऑप्शंस इसमें क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट के अलावा यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल सी शार्प है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जावा है और इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं गोलैंग। तो अगर ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे चारों के चारों ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और मैं इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट जब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हर इनपुट की तरह अगर मुझे इसकी वैल्यू भेजनी है सर्वर पे, जब मैं इसको सबमिट करूं तो इस सिलेक्ट पे भी नेम का एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे नेम लास्ट नेम है, यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम है, इसी तरीके से यहाँ पे नेम हो सकता है फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी या टेक आप इसको बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ जावा और मैं इसको अब सबमिट कर दूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पहुँची और उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने मेथड यहाँ पे पोस्ट रखा हुआ है। तो मैं इसको वापस गेट कर देता हूँ ताकि ये काम करे। तो अगर मैं इसको दोबारा से सबमिट करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टेक के नाम से यहाँ पे गया जावास्क्रिप्ट। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे जो नेम है वो क्या है और ये फॉर क्या चीज़ होती है। अगर मैं वापस अपने इस टैब पे आ जाऊं तो अगर मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट बॉक्स खुलता नहीं है, जबकि अगर मैं किसी इनपुट पे क्लिक करूं तो ये फोकस हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर लेबल पे उस एलिमेंट की आईडी होती है जिसके लिए वो लेबल काम करे और इस सिलेक्ट की कोई आईडी ही नहीं है फिल वक्त। तो हम यहाँ पे जाके एक आईडी ऐड कर देंगे और हम इसे टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेम इस्तेमाल होता है फॉर्म सबमिशन के लिए और आईडी इस्तेमाल होती है सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये लेबल किसका है, और आईडी के मजीद काम भी है लेकिन फॉर्म सबमिशन में इसका कोई काम नहीं है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मैं स्पेस दबा के इसको खोल सकता हूँ लेकिन ये इसको फोकस कर लेता है ऑटोमेटिकली, वरना ये पहले फोकस भी नहीं कर रहा था। अच्छा जी, ये बात हमें पता चल गई। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सिलेक्ट करवानी है तो उसके लिए मैं किसी ऑप्शन पे जाके सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ और आपको नजर आ रहा है कि अब बाय डिफॉल्ट मेरे पास जावा सिलेक्टेड आ रही है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूँ तो भी मेरे पास जावा आ रहा है। अगर मैं सिलेक्टेड यहाँ से रिमूव करके नीचे मूव कर दूँ सिलेक्टेड तो आपको नजर आ रहा है गोलैंग सेलेक्ट हो चुकी है। तो आप बाय डिफॉल्ट बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है। इसके अलावा जो असल वैल्यू भेजी जाती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
वो क्या कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सबमिट करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि टेक जावास्क्रिप्ट चली गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी भी ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वही एज़ अ वैल्यू सबमिट हो जाए फॉर्म पे, तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो कोई दूसरी वैल्यू सर्वर पे जाए जो कि इससे मिलती-जुलती हो लेकिन सब लोअर केस के अंदर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू है स्मॉल में या लोअर केस में जावास्क्रिप्ट, या फिर मैं इसको शॉर्ट में कह देता हूँ जेएस। इसी तरीके से मैं यहाँ पे और मज़ीद वैल्यूज़ ऐड करूँगा तो लेट्स से मैं एक सी शार्प, जावा, गोलैंग तीनों के लिए अगर मैं ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सी शार्प, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जावा, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ गोलैंग। तो सब स्मॉल में। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि अब जो टेक की वैल्यू पहुँची है वो जेएस पहुँची है, जावास्क्रिप्ट नहीं पहुँची। और उसका रीज़न यही है कि अब जब हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू इस्तेमाल होती है, ना कि इसका लेबल। इसको हम आम तौर पे लेबल या टेक्स्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा हो और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ ये है कि एक वक्त में एक यूज़र सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू देख सकता है और मज़ीद वैल्यू नहीं देख सकता। लेकिन अगर हम चाहें तो हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाऊँ या सिलेक्ट पे जाऊँ और मैं यहाँ पे साइज़ इक्वल्स टू कर दूँ 3, तो आपको नज़र आएगा अब इसने एक स्क्रॉल बार यहाँ पे दिखा दिया और मैं यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकता हूँ, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 3 वैल्यूज़ नज़र आती हैं। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ऑफ कोर्स एक वक्त में 2 नज़र आएंगी और मैं इसको देख सकता हूँ। तो ये आप पर है, आप एक वक्त में कितनी वैल्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं और इन सब में से एक वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। एक और बड़ा मज़े का इस्तेमाल जो इस टेक्नोलॉजी का है वो ये है कि क्या हो कि अगर मैं एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जानता हूँ, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ऐसा कोई केस है तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसको मैं कहूँगा मल्टीपल, जिसका मतलब है कि इस सिलेक्ट बॉक्स में से मल्टीपल चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर मैं इस साइज़ को हटा दूँ तो आप देखेंगे कि मल्टीपल के केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शन दिखाता है। अगर मैं मल्टीपल हटा दूँ तो ये सिर्फ एक ऑप्शन दिखाता है। तो मल्टीपल के केस में ये डिफ़ॉल्ट में सारे ऑप्शन दिखाता है और सिंगल के केस में ये डिफ़ॉल्ट में एक ऑप्शन दिखाता है और आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल में साइज़ भी दे देंगे तो फिर ये उस लिहाज से दिखाएगा कि एक वक्त में 1 दिखाऊँ या 2 दिखाऊँ या कितने दिखाने हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं गोलैंग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और जाके मैं सी शार्प भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल क्लिक करके। इसमें आपको कंट्रोल करके क्लिक करना पड़ेगा वरना ये एक ही सिलेक्ट करता है। तो अगर मैं साइज़ को रिमूव कर दूँ तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। मैंने क्लिक किया गोलैंग पे, फिर मैंने क्लिक किया जावास्क्रिप्ट पे। तो आप देख रहे हैं ये स्विच कर रहा है चीज़ों को। लेकिन अगर मैं यहाँ कंट्रोल करके क्लिक करूँ जावा पे तो इसने दोनों सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ क्लिक करके शिफ्ट करके क्लिक करूँ जावास्क्रिप्ट तक तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं। तो मल्टीपल के अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। लेट्स से मैं सारी की सारी सिलेक्ट करके सबमिट करता हूँ, तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे टैग के अंदर क्या गया, जावास्क्रिप्ट एंड टैग इक्वल्स टू सी शार्प एंड टैग इक्वल्स टू जावा एंड टैग इक्वल्स टू गोलैंग। तो टैग के नेम के अगेंस्ट चारों की चारों वैल्यूज़ गई हैं सर्वर पे, क्योंकि हमने 4 वैल्यू सिलेक्ट की थी। अगली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेक्स्ट एरिया। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन के लिए पहले से ही यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया मौजूद है और इस टेक्स्ट एरिया को हम फिलवक्त इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो हमने सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ है नेम और आईडी और रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं जाऊं और मैं यहाँ पे इस पे रोज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूं तो मैं बता सकता हूं कि कितनी रोज़ होंगी इस टेक्स्ट एरिया में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी टाइप करना शुरू करूँ तो आपको नज़र आ रहा है एक रो एंटर किया, दूसरी रो एंटर किया, तीसरी रो, लेकिन मुझे एक वक्त में सिर्फ 1 या 2 रो या 1.5 रो ही नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको रोज़ कर दूँ 3 तो अब मेरे पास एग्जैक्टली 3 रोज़ एक वक्त में नज़र आएंगी और मैं मज़ीद अगर एंटर करता हूँ तो एक वक्त में मुझे हर वक्त 3 रोज़ नज़र आ रही होंगी। तो आप ये चीज़ इसको बता सकते हो। इसी तरीके से मैं चाहूँ यहाँ पे तो मैं कॉलम्स भी बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉलम्स 3। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा और ये फिर स्क्रॉल आ जाएगा। तो ये 3 कॉलम्स आइडेंटिफाई करता है और फिर उस लिहाज से शो करता है। अच्छा, आप किसी भी पॉइंट पे इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और बजाय इसके कि आप इसको रोज़ और कॉलम्स दें, आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके सीएसएस स्टाइल्स भी दे सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे विड्थ जो है वो इसकी 200 पिक्सल होगी एज यू कैन सी, और हाइट मैं कह देता हूँ इसकी 200 पिक्सल होगी। तो अब ये 200 बाई 200 का हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया बन गया, जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इसको 100 कर देते हैं या 100 से भी कम आ गया, हम इसको फॉर एग्जांपल 60 तक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा टेक्स्ट एरिया बन गया। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की। अगर आपके फॉर्म के अंदर ऐसी एलिमेंट्स हैं या ऐसे सेक्शंस हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक फॉर्म है साइन अप का और शुरू में आप पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं,
दूसरे के केस के अंदर आप वर्क डिटेल्स ले रहे हैं और तीसरे केस के अंदर आप ले रहे हैं फॉर एग्जांपल आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो या अलग अलग तरीके से डिफरेंट सेक्शंस में तोड़ सकते हो यूजिंग समथिंग जिसको कहते हैं फील्ड सेट। तो अगर मैं इस सारे कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर दूँ और मैं इस्तेमाल करूँ एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं फील्ड सेट, तो ये HTML में कुछ इस तरीके से बॉर्डर बना देता है। अब मैं सारे इनपुट को इसके अंदर डाल देता हूँ पेस्ट करके, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा का सारा इस एक फील्ड सेट के अंदर आ गया या इस बॉर्डर के अंदर आ गया। अब मज़े की चीज़ ये है कि इस फील्ड सेट के अंदर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एक चीज़ जिसको कहते हैं लेजेंड, और यहाँ पे लेजेंड के अंदर जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँगा वो मेरे पास इस जगह पे नज़र आ जाएगी। जैसे यहाँ मैं कह सकता हूँ पर्सनल डिटेल्स, और आपको नज़र आ रहा है कि ब्राउज़र खुद कितने अच्छे तरीके से इसको सेक्शन में डिवाइड कर चुका है कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ रही है। अब आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हो और ये मल्टीपल फील्ड सेट इस तरीके से बनाता रहेगा। आखिरी चीज़ जो हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं वो है इनपुट और डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट ऐसी चीज़ है जो मैंने बजाते खुद बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ना इस्तेमाल की है ना होती हुई देखी है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती। तो डेटा लिस्ट क्या काम करता है कि अगर हम देखें इस सिलेक्ट बॉक्स को, जिसको अगर मैं सिंगल कर दूं तो कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन खोलता है। इसमें मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं कुछ टाइप करूं या लिखूं, मुझे हमेशा इस पर क्लिक करके वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको वापस मल्टीपल में चेंज कर देते हैं। लेकिन डेटा लिस्ट की खूबसूरती ये है कि उसके अंदर आपको इनपुट भी मिलता है और ड्रॉप डाउन भी मिलता है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और लेट से हम एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूज़र से उसकी लोकेशन मांग लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं इसका एक आईडी लूँगा और मैं इस सिलेक्ट को रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ और मैं इस इनपुट को फॉर एग्जांपल बोलूँगा नेम है इसका लोकेशन, और इसकी आईडी भी हम कह रहे हैं कि लोकेशन है, और यहाँ पे हम इसको लोकेशन पे चेंज कर देते हैं और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे लोकेशन के तौर पे। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो लोकेशन हमारे पास आई है इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इस इनपुट को खोल लेता है। इनपुट के साथ अगर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करें जिसको हम कहते हैं डेटा लिस्ट, तो इससे ये होता है कि अगर इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इसी तरीके से मैं कहता हूँ इंडिया, और लेट्स से हम कहते हैं स्वीडन। तो हम इंडिया ले रहे हैं और हम स्वीडन ले रहे हैं, और हम ये काम करते हैं कि हम इस डेटा लिस्ट को एक पर्टिकुलर आईडी देंगे। तो लेट्स से हम कहते हैं लोकेशन पॉसिबिलिटीज़, और हम इस इनपुट पे इस डेटा लिस्ट की आईडी वाली चीज़ को प्रोवाइड करेंगे एक एट्रीब्यूट के थ्रू जिसको हम कहते हैं लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ लिस्ट इक्वल्स लोकेशन पॉसिबिलिटीज़, तो अब ये इस इनपुट को इस डेटा लिस्ट के साथ लिंक कर देगा। और अगर मैं यहाँ जाके सिर्फ देखूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ गया अब, क्योंकि हमारे पास एक डेटा लिस्ट है। अगर मैं इस इनपुट से ये लिस्ट हटा दूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है कि माउस ओवर करने पर ये एरो नज़र नहीं आ रहा। इसको वापस लगा देंगे और अब हमें यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान, इंडिया, स्वीडन और ये सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली नजर आ रही हैं। ये जो चीज आखिर में आ रही है मैं इसके बारे में अभी फिल वक्त बात नहीं कर रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, स्वीडन यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी खूबसूरती ये है कि मैं डायरेक्टली इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ SW तो आपको नजर आ रहा है कि स्वीडन आ गया। तो ये एक तरीके से ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट है। तो अगर मैं यहाँ पे SW लिख के डाउन एरो की दबाऊंगा तो ये इसको हाईलाइट भी कर रहा है, और अगर मैं एंटर दबाऊं तो इसने इसको सिलेक्ट भी कर लिया। अब अगर मैं इसको सबमिट कर रहा हूं तो आपको नजर आएगा कि इसने लोकेशन के अंदर स्वीडन भेज दिया। तो मेरी वैल्यू जो है वो लोकेशन के एट्रीब्यूट के अंदर चली गई जो कि इस नाम से जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि इनपुट और डेटा लिस्ट को भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से HTML इनपुट टाइप्स हैं जो हम फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।